सूरजपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी विशाखा के साथ रहता था। रमेश बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसके पास एक पुराना रिक्शा था। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले ही रिक्शा लेकर चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता। अब गांव में लोगों के पास ई रिक्शा आ चुके थे। वो कम मेहनत में ज्यादा कमाई कर लेते थे, लेकिन रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ई रिक्शा खरीद सके। एक दिन रमेश अपना पुराना रिक्शा लेकर बाजार जा रहा था। तभी एक ई रिक्शे वाले ने उसे देखकर कहा, रमेश भाई, और कब तक इस तरह रिक्शा खींचने का इरादा है? अरे मेरी तरह ई रिक्शा क्यों नहीं ले लेते? मेहनत कम, कमाई अच्छी। विनोद भाई सही कहा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं ई रिक्शा खरीद सकूं। इसीलिए जब तक पैरों में जान है चला रहा हूं। इतनी गर्मी में इस रिक्शे को खींचना हिम्मत की बात है। विनोद भाई, पेट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। रमेश भी चाहता था कि उसके पास अपना ई रिक्शा हो, लेकिन वो कभी इतने पैसे नहीं जोड़ पाया। गांव में ई रिक्शा बढ़ने की वजह से उसकी कमाई बहुत कम हो गई थी। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होने लगा था। फिर भी रमेश उम्मीद नहीं छोड़ता और हर दिन की तरह चौराहे पर जाकर सवारी का इंतजार करने लगा। भाई साहब, कहाँ जाना है? चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नया बाजार, पुराना बाजार या लाल हवेली, बताइए आपको कहाँ जाना है? अरे भाई, मैं थोड़ी देर ई रिक्शा का इंतजार कर लूंगा। तुम्हारे रिक्शे में मुझे गर्मी में तपना नहीं है, और ये तुम्हारा पुराना रिक्शा बहुत धीमे चलता है। कुछ देर बाद ई रिक्शा आ गया और वहाँ खड़ी दोनों सवारियां तुरंत उसमें बैठ गईं। रमेश उन्हें देखता रह गया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, लेकिन रमेश की 1 रुपये की भी कमाई नहीं हुई थी। वो चौराहे पर दोपहर की तेज धूप सहता हुआ सवारी का इंतजार करता रहा। सुबह से दोपहर हो चुकी है, लेकिन कोई सवारी मेरे रिक्शे में बैठने के लिए तैयार ही नहीं। इस तरह तो आज 1 रुपये की भी कमाई नहीं होगी। अगर कमाई नहीं हुई तो आज का चूल्हा कैसे जलेगा? हे ऊपर वाले, इस गरीब पर थोड़ी तो कृपा कर। रमेश अपने माथे से पसीना पोंछते हुए ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर गई जो उसके रिक्शे के पास खड़ी थी। अम्मा जी, अगर आप ई रिक्शा का इंतजार कर रही हैं तो उसे आने में भी समय लगेगा। आज गर्मी बहुत है, इसलिए आप मेरे रिक्शा में बैठ जाइए। अरे बेटा, मैं ई रिक्शे का इंतजार नहीं कर रही, बस घुटनों ने जवाब दे दिया है, इसलिए चला नहीं जा रहा। मैं तो पैदल पैदल जा रही थी। दोपहर में पैदल? अरे आप मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको आपकी मंजिल पर छोड़ दूंगा। बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर तुम्हारे रिक्शे में बैठ जाती, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। इसीलिए तो धीरे धीरे ही सही इस गर्मी को सहते हुए पहुंच ही जाऊंगी। आपको जाना कहाँ है? लाल हवेली के पास। लाल हवेली तो यहाँ से काफी दूर है। अगर अम्मा जी पैदल चल कर जाएंगी तो? अरे नहीं, धूप बहुत ज्यादा है और उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं। मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। अम्मा जी चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आपके आशीर्वाद के सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। रमेश उस बुजुर्ग महिला को अपने रिक्शे में बिठाकर उन्हें उनकी मंजिल पर ले जाने लगा। तेज धूप में पसीने से तरबतर रमेश अपना रिक्शा खींच रहा था। वो जानता था कि इस मेहनत का उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन रमेश से दूसरों की दुख तकलीफ देखी नहीं जाती थी, इसलिए वो हमेशा जितना हो सकता लोगों की मदद करता था। कुछ देर बाद वो उस बुजुर्ग महिला को लाल हवेली पहुंचा देता है। लीजिए अम्मा जी, आ गई आपकी मंजिल। बेटा, हमेशा खुश रहो।
तुमने एक गरीब बूढ़ी औरत की मदद की। आज के जमाने में कहाँ कोई किसी की मदद करता है। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि तुम बहुत तरक्की करो। बुजुर्ग महिला ने रमेश को बहुत सारी दुआएं दी। उनकी दुआओं से ही रमेश की सारी थकान दूर हो गई। फिर वो वहाँ खड़े होकर सवारी का इंतजार करने लगा। चलो, क्या पता वापसी की कोई सवारी मिल ही जाए। मैडम जी, आपको कहाँ जाना है? चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रेलवे स्टेशन, चौराहा, कहाँ जाना है? चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। रमेश सवारियों से बार बार पूछ रहा था, लेकिन कोई भी उसके रिक्शे में बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। आज रमेश का दिन ही अच्छा नहीं था। उसे एक भी सवारी नहीं मिली और रात को उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ा, जहाँ उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। अजी, आज तो आने में बड़ा समय लगा दिया और आप खाली हाथ आए हो। राशन की थैली नजर नहीं आ रही। कुछ नहीं लाए क्या? आज गर्मी ज्यादा थी, इसलिए कोई मेरे रिक्शे में बैठने के लिए तैयार नहीं था। आज 1 रुपये की भी कमाई नहीं हुई, तो राशन कहाँ से लाता? चलो, आज का गुजारा जैसे तैसे हो जाएगा, लेकिन कल जब शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो रिक्शा कैसे खींचोगे? विशाखा, कल की कल देखी जाएगी। अभी बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। एक मुट्ठी आटा था तो रोटी बना ली है, हाथ धो लीजिए। विशाखा ने एक मुट्ठी आटे की जो रोटी बनी थी वो परोसी और दोनों पति पत्नी वो रोटी खाकर सो गए। अगले दिन रमेश सुबह सवेरे उठा और अपना रिक्शा लेकर चौराहे पर पहुंचा, जहां आज फिर ई रिक्शा वाले उसे देखकर कहने लगे, क्या बात है रमेश भाई, कल भी 1 रुपये की कमाई नहीं हुई? इस तरह तो घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाएगा। रमेश भाई, तुम्हारे इस रिक्शे में बैठकर अब कोई कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि अच्छी सुविधा के साथ हम ई रिक्शा लेकर यहाँ खड़े हैं। क्या करूं भाई, मैं भी सोचता हूँ कि तुम्हारी तरह ई रिक्शा ले लूं और मेरी भी अच्छी कमाई हो। मुझे अच्छा नहीं लगता रोज रोज धूप में खड़े होकर सवारी का इंतजार करना और खाली हाथ घर लौटना। मैं भी तुम्हारी तरह अच्छी कमाई करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेहनत तुमसे ज्यादा करता हूँ पर पास कुछ नहीं आता। रमेश इतना कहकर चुप हो गया। तभी कुछ सवारियां आई और ई रिक्शा में बैठकर चली गई। रमेश अभी भी उम्मीद और विश्वास के साथ खड़ा था। तभी एक सवारी रमेश के पास आई। अरे भाई साहब, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, छोड़ दोगे क्या? जल्दी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए बैठ जाइए। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे कोई तो सवारी मिली। अरे मोहन, देखो ई रिक्शा आ गया है, इस रिक्शे में बैठकर हम जल्दी पहुंच जाएंगे। आजा आजा। वो सवारी रमेश के रिक्शे में बैठने से पहले ही रुक गई और अपने दूसरे साथी के साथ ई रिक्शा में बैठकर रेलवे स्टेशन के लिए निकल गई। रमेश के चेहरे पर मुस्कान पूरी तरह उभरी भी नहीं थी कि अचानक उसका चेहरा मुरझा गया। वो चुपचाप नजर झुकाए धूप में सवारी का इंतजार करता रहा। कोई बात नहीं रमेश, अभी तो शाम दूर है, कोई न कोई सवारी मिल ही जाएगी। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। रमेश को विश्वास था कि आज वो खाली हाथ घर नहीं जाएगा। कुछ देर बाद वहाँ एक शहरी व्यक्ति आया जिसने सूट बूट पहना हुआ था, हाथ में चमड़े का बैग था। उसे देखकर लग रहा था कि वो काफी अमीर है। वो ई रिक्शे के पास गया। भाई, मुझे नए बाजार जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई साहब, जरूर बैठ जाइए, मैं आपको नए बाजार छोड़ दूंगा, लेकिन 50 रुपये लगेंगे। 50 रुपये? पिछली बार जब मैं आया था तो 20 रुपये में गया था, इतनी जल्दी इतनी महंगाई? देखिए भाई साहब, महंगाई बहुत हो रही है, इसलिए 50 रुपये ही लगेंगे। मेरे रिक्शे में बैठिए या फिर बिरजू के रिक्शे में, हम सबका एक ही किराया है। ठीक है, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे नए बाजार पहुंचा दो, वहां मेरा साथी है, मैं उनसे लेकर तुम्हें दे दूंगा। देखो भाई साहब, दुनिया हमने भी देखी है, किसी और को बेवकूफ बनाना। यह सूट बूट और शक्ल देखकर क्या कोई कह सकता है कि तुम्हारे पास 50 रुपये भी नहीं है?
नहीं नहीं, हमें अभी पैसे चाहिए, वहां जाकर क्या पता तुम मुकर जाओ। अरे नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जल्दी जल्दी मैं घर से निकला हूँ, अभी मेरे पास सिर्फ 20 रुपये हैं, अपने साथी से मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। सभी ई रिक्शे वालों को लग रहा था कि वो अमीर व्यक्ति झूठ बोल रहा है ताकि उसे ज्यादा पैसे ना देने पड़े, इसलिए कोई भी उसे अपने रिक्शे में बिठाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। दूर खड़ा रमेश ये सब देख रहा था, तभी वो उस अमीर व्यक्ति के पास गया। चलिए भाई साहब, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको कहाँ जाना है? मुझे नए बाजार जाना है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 20 रुपये हैं और तुम्हारा किराया तो इससे ज्यादा होगा। अरे नहीं भाई साहब, नए बाजार के तो 20 रुपये ही हैं। 20 रुपये? लेकिन ये सभी ई रिक्शा वाले तो मुझसे 50 रुपये मांग रहे हैं और तुम्हारा तो पैडल वाला रिक्शा है, फिर भी तुम मुझे 20 रुपये में ले जाओगे? भाई साहब, नए बाजार के जितने बनते हैं मैं उतने ही मांग रहा हूँ। सूट बूट में इंसान को देखकर मैं अपना किराया नहीं बढ़ाता, सबके लिए एक बराबर किराया है। क्या बात है, तुम तो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, इतनी गर्मी और धूप में इस रिक्शे को खींचते हो, फिर भी अपना तय किराया ही लेते हो। और एक ये ई रिक्शा वाले हैं, सूट बूट में इंसान देखा नहीं कि अपने तेवर ही बदल दिए। वो अमीर व्यक्ति रमेश की ईमानदारी देखकर खुश हुआ और वो खुशी खुशी उसके रिक्शे में बैठ गया। रमेश उसे अपने रिक्शे में बिठाकर नए बाजार की ओर चल पड़ा। कुछ दूर का सफर तय करने के बाद रमेश ने उसे नए बाजार में छोड़ दिया, जहां उस अमीर व्यक्ति का साथी उसका इंतजार कर रहा था। भाई साहब, आपकी मंजिल आ गई है। वो अमीर व्यक्ति रिक्शे से उतरा, अपने साथी के पास गया और उससे 100 रुपये लेकर रमेश को देने लगा। अरे भाई साहब, आप मेरे रिक्शे में बैठने वाली पहली सवारी हैं, मेरे पास आपको छुट्टे देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे नहीं, मुझे छुट्टे नहीं चाहिए, सारे अपने पास ही रखो, तुमने इतनी मेहनत की है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलना ही चाहिए। मेरी मेहनत का जितना बनता है मैं आपसे उतना ही लूंगा, मुझे 20 रुपये चाहिए, आप बस 20 रुपये दे दीजिए। ईमानदार और मेहनती होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी हो, तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में कम ही मिलते हैं। अच्छा, लो ये 20 रुपये। रमेश ने उस अमीर व्यक्ति से 20 रुपये लेकर खुशी खुशी जेब में रखे और मन ही मन सोचा, एक सवारी और मिल जाए तो आज के राशन का बंदोबस्त हो जाएगा। तभी उसे रेलवे स्टेशन जाने के लिए एक सवारी और मिल गई। अब रमेश की खुशी 2 गुनी हो गई और वो उस सवारी को रेलवे स्टेशन छोड़ने चल पड़ा। इसी तरह शाम ढल गई। अब रमेश की जेब में इतने पैसे हो चुके थे कि वो और उसकी पत्नी पेट भरकर खाना खा सकते थे। रमेश दुकान पर गया। भैया, मुझे आधा किलो चावल और 1 किलो आटा दे दो। रमेश आटा चावल खरीदकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। घर जाते समय रमेश ने देखा कि एक व्यक्ति रास्ते में परेशान खड़ा है। रमेश तुरंत उसके पास गया। अरे भाई साहब, आपको कहीं जाना है? वैसे तो मेरे घर जाने का समय है, लेकिन अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। अरे नहीं, यह मेरी कार है, लेकिन अचानक इसने साथ छोड़ दिया। आसपास कोई मैकेनिक मिल सकता है क्या? इस समय तो आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? यह बीच रास्ते में ही खराब हो गई। मैं यहाँ गांव में किसी को जानता भी नहीं। देखिए भाई साहब, बुरे वक्त में ही इंसान को इंसान के काम आना चाहिए। आप बहुत थके हुए लग रहे हो, थोड़ी देर मेरे घर पर आराम कीजिए और फिर मैं आपको रेलवे स्टेशन छोड़ाऊंगा। आप आराम से शहर पहुंच सकते हो। तुम मुझे जानते भी नहीं, फिर भी इतनी मदद करना चाहते हो। बस कोशिश करता हूँ कि बुरे वक्त में लोगों के काम आ सकूं। रमेश उस व्यक्ति को अपने रिक्शे में बिठाकर अपने घर ले गया। विशाखा ने रमेश के साथ एक अनजान व्यक्ति को देखा तो रमेश से पूछा, अजी, यह आप अपने साथ किसे लेकर आए हो? यह मेहमान है। लेकिन हम मेहमान को क्या खिलाएंगे? अरे विशाखा, उसकी चिंता मत करो, यह लो, मैं राशन ले आया हूँ, जल्दी से भोजन तैयार करो। मेहमान खाली पेट हमारे घर से नहीं जाने चाहिए।
रमेश ने राशन की थैली अपनी पत्नी के हाथ में दी। विशाखा जल्दी जल्दी भोजन तैयार करने लगी। तब तक रमेश और जितेंद्र आपस में बातें करते रहे। कुछ देर बाद भोजन तैयार हो गया। विशाखा ने भोजन परोसा। जितेंद्र ने मन से खाना खाया और बहुत खुश हुआ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद रमेश जितेंद्र को रात को ही रेलवे स्टेशन छोड़ने गया। कुछ देर का सफर तय करने के बाद रेलवे स्टेशन आ गया। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी गाड़ी तुम्हारे पास है। अगले हफ्ते मेरा इस गांव में आना होगा तो मैं अपनी गाड़ी ले जाऊंगा। और ये रहा तुम्हारा किराया मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ठीक है भाई, संभल कर जाना। रमेश जितेंद्र से पैसे लेकर जेब में रखता है और रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस आ ही रहा था। तभी रास्ते में एक गड्ढे के अंदर उसके रिक्शे का पहिया जाकर फंस जाता है। अंधेरे में रमेश को वो गड्ढा नजर ही नहीं आता, जिस वजह से रिक्शे का पहिया गड्ढे में फंसकर टूट जाता है और रिक्शे की चैन भी टूट जाती है। यह देखकर रमेश बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। यह क्या हुआ मेरे साथ? मेरा तो रिक्शा ही टूट गया। एकमात्र यही तो सहारा था मेरी रोजी रोटी का, और यह मुझसे छीन गया। अब मैं क्या करूँगा? रमेश किसी तरह रिक्शे को खींचता हुआ घर लेकर आता है। रिक्शे को टूटा हुआ देखकर विशाखा कहती है, अजी यह रिक्शा कैसे टूट गया? रमेश सारी बात विशाखा को बताता है, जिसे सुनकर विशाखा भी परेशान हो जाती है। अब क्या होगा? एकमात्र यही तो रोजी रोटी का सहारा था। एक तो यह रिक्शा पहले ही इतना पुराना हो चुका था, इसकी मरम्मत में बहुत पैसे लग जाएंगे, इसलिए अब मुझे कोई और ही काम तलाश करना पड़ेगा। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र की पत्नी जितेंद्र से कहती है, अजी आपकी गाड़ी नजर नहीं आ रही, कहाँ है? अरे भाग्यवान, एक गांव में एक रिक्शा वाला मिला जिसने मुझे अपने घर में जगह दी, खाना खिलाया और रात को ही रेलवे स्टेशन छोड़कर आया। बस उसी के घर मेरी गाड़ी खड़ी है। अगले हफ्ते गांव में जाना होगा तो गाड़ी लेकर आ जाऊंगा। यह आप क्या कह रहे हो? आपने इतनी महंगी गाड़ी एक रिक्शे वाले पर भरोसा करके उसके पास छोड़ आए। अरे उस रिक्शे वाले ने तुम्हारी मदद इसलिए ही तो की ताकि तुम उस पर भरोसा करो और अपनी कार उसके पास छोड़ दो, और तुम अपनी कार उसके पास छोड़ भी आए। अरे नहीं रमेश, ऐसा नहीं है। वह गरीब जरूर है, लेकिन बहुत मेहनती, ईमानदार और अच्छे स्वभाव का इंसान है। बुरे वक्त में उसने मेरा साथ दिया। मुझे नहीं लगता कि उसके मन में रत्ती भर का भी मैल है। बस उसने तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया और तुम फंस भी गई। कल जाकर देखना, तुम्हारी गाड़ी का नामो निशान भी नहीं होगा। अब तक तो उसका पुर्जा बेच भी दिया होगा। उस रिक्शे वाले की तो लॉटरी निकल आई। अपनी पत्नी की बातें सुनकर जितेंद्र के मन में थोड़ा शक पैदा हो गया। अगले हफ्ते जाते जाते वो अगले ही दिन सूरजपुर गांव जाने का फैसला कर लेता है। दोपहर का समय था। जितेंद्र रमेश के घर पहुंचा। वहां अपनी गाड़ी न देखकर उसके मन में शक और गहरा हो गया। तभी जितेंद्र की नजर रमेश के टूटे हुए रिक्शे पर जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है। जितेंद्र आवाज लगाकर रमेश को बुलाता है। जितेंद्र की आवाज सुनकर रमेश बाहर आता है। अरे आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे। चलो कोई बात नहीं, आपकी गाड़ी चंदू मैकेनिक के यहाँ खड़ी है और सही भी हो चुकी है। यह सब बातें छोड़ो, यह बताओ तुम्हारे रिक्शे के साथ क्या हुआ? रमेश जितेंद्र को उस रात की सारी बात बताता है, जिसे सुनकर जितेंद्र को भी दुख होता है और वो अपने मन ही मन सोचता है, यह मेरी मदद के लिए रात को वहां गया था और मेरी वजह से इसका कमाई का जरिया ही छूट गया। और मैं यहाँ क्या सोच कर आया था। रमेश कितना ईमानदार है, उसने मेरी गाड़ी का ख्याल भी रखा, ठीक भी करवाया। उसका मन कितना साफ है और मैंने उल्टा ही उस पर शक किया।
मैं आपको चंदू मैकेनिक के यहाँ ले चलता हूँ। मैं अपनी गाड़ी तो ले लूंगा, लेकिन यह बताओ अब तुम आगे क्या करोगे? तुम्हारे घर का गुजारा कैसे होगा? रिक्शा तो टूट ही चुका है, नए काम की तलाश कर रहा हूँ। अभी तक तो मिला नहीं, देखता हूँ कब तक मिलेगा। रमेश की बातें सुनकर जितेंद्र को भी दुख होता है और वो उसकी मदद करने का सोचता है। रमेश ने बुरे वक्त में मेरी मदद की, मुझे भी इसकी मदद करनी चाहिए। जितेंद्र रमेश की मदद करना चाहता था। वो वहाँ से चुपचाप चला गया, लेकिन उसके मन में रमेश की मदद करने का विचार लगातार घूमता रहा। कुछ दिन बाद एक सुबह रमेश घर से बाहर ही निकला। जैसे ही घर से बाहर आया और उसने देखा एक नया चमचमाता ई रिक्शा खड़ा था जिस पर फूलों की माला लगी थी। रमेश ने सोचा शायद किसी और का होगा। तभी जितेंद्र वहां आकर बोला, क्यों रमेश भाई, ये रिक्शा पसंद नहीं आया? यह मेरी तरफ से तोहफा है। आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरी इतनी मदद की, अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इसीलिए इस तोहफे को स्वीकार कीजिए। अरे नहीं नहीं, मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकता। रमेश भाई, आपका इतना बड़ा नुकसान मेरी वजह से हुआ। तुम्हारी रोजी रोटी का वही एक रिक्शा सहारा था, इसीलिए मैं तुम्हें ई रिक्शा लेकर आया हूँ। अब गर्मी में तुम्हें रिक्शा खींचने की जरूरत नहीं, कम मेहनत में अच्छी कमाई होगी। इसे तोहफा समझकर रख लो। तुमने मेरी इतनी मदद की तो मुझे भी अपनी मदद करने का मौका दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी मदद के लिए दिल से धन्यवाद, लेकिन मैं ये नहीं रख सकता। मेहनती और ईमानदार होने के साथ साथ स्वाभिमानी भी हो। अच्छा ठीक है, अगर उपहार के रूप में नहीं लोगे तो यह रिक्शा मैं तुम्हें आधे दाम में देता हूँ। अब मना मत करना, मेरा भी मान रख लो। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ और आधे पैसे धीरे धीरे लौटा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश ने जितेंद्र को धन्यवाद कहा। जितेंद्र खुशी खुशी आधे दाम में वो ई रिक्शा देकर वहाँ से चला गया। आज आपका सपना पूरा हो गया। अब आप भी गांव में ई रिक्शा चलाएंगे। अब हमारी आमदनी ज्यादा होगी। हाँ, तुमने ठीक कहा। इस दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं जो दूसरे के दुख को समझते हैं। बस ऊपर वाला ऐसा ही हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। रमेश पहली बार अपने ई रिक्शे में बैठकर चौराहे पर पहुंचा, जहां दूसरे ई रिक्शे वाले उसे देखकर चौंक गए। आज रमेश को ज्यादा देर धूप में इंतजार नहीं करना पड़ा। वो अपने ई रिक्शे में सवारियों को बिठाकर उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने लगा। कभी कभी वो गरीब और बेसहारा लोगों को मुफ्त में भी छोड़ आता, जिस वजह से लोग उसे और भी ज्यादा पसंद करते थे। अब रमेश की ज्यादा आमदनी होने लगी थी, जिससे उसके घर के हालात धीरे धीरे बदलने लगे और वो भी एक सुकून भरी जिंदगी जीने लगा।